2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश पर विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए का फोकस है। बीजेपी की कोशिश है कि 2014 और 2019 के नतीजे वो दोहरा पाए, जबकि घोसी उपचुनाव में जीत के बाद से ही इंडिया गठबंधन उत्साहित है और उसे यकीन है कि इस बार जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो वे बाजी मारेगी और बीजेपी को हराएगी। लेकिन यूपी की दो ऐसी सीटें हैं जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और जीत भी मिली है तो एक आध बार। ये वो सीटें हैं जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो पूरी तरीके से खिल नहीं पाया है। हम बात कर रहे हैं रायबरेली और मैनपुरी की। इस वीडियो में आपको रायबरेली और मैनपुरी का पूरा इतिहास बताएंगे, साथ ही जातीय समीकरण भी बताएंगे कि आखिर इन जगहों पर मैनपुरी और रायबरेली में आखिर भारतीय जनता पार्टी को जीत क्यों नहीं मिलती। आखिर रायबरेली में कांग्रेस इतना मजबूत किला कैसे स्थापित कर चुकी है, जबकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है वो इतना मजबूत कैसे हुआ। चलिए आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं रायबरेली की। कांग्रेस का मजबूत किला रायबरेली। 16 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर चुनाव जीता है, यानी आप इस अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जब चुनाव हुए तो कांग्रेस लगभग एक तरफा यहां चुनाव में जीत दर्ज की है। 2004 से सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से सांसद हैं और हालांकि अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले यह चर्चा है कि क्या सोनिया गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं। संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि 2004 से लगातार सोनिया गांधी इस सीट पर सांसद बनी हुई हैं और अब 2024 में जब चुनाव होंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया था। ऐसे में बीजेपी की इस बार कोशिश है कि ये सीट जो है ये भी कांग्रेस से छीन ली जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये जो किला है ना रायबरेली, तो कांग्रेस का बेहद ही मजबूत किला है। यहाँ मतलब कांग्रेस को हराना एक तरह से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा जो सिचुएशन रहता है। चलिए बात कर लेते हैं भाजपा को जीत कब मिली या अन्य पार्टियों को जीत कब मिली, कांग्रेस कब कब यहाँ हारी है, ये भी जानना जरूरी है। 1977 में जनता पार्टी को जीत मिली थी। ये वो दौर था जब आपातकाल के बाद देश में चुनाव हुए। इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार गई थी और पहली बार ऐसा हुआ था 1951 और 52 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। उसके बाद 1977 में पहली बार हुआ जब जो है यहाँ कांग्रेस को हार मिली, जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको जीत मिली थी और 1996 और 98 में भी बीजेपी की जीत हुई थी। ये वो टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी का जो उदय था वो भारतीय राजनीति में हो चुका था और 1996 और 98 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी तरह से केंद्र की सत्ता में आई थी और इन बार मतलब रायबरेली में ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। बीजेपी के अशोक सिंह जो हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, सांसद बने। 1996 और 1998 में अशोक सिंह को रायबरेली में जीत मिली। उसके बाद से आज तक ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जा पाई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर रायबरेली का जो जातीय समीकरण है वो क्या है, कौन कौन सी जातियां हैं जो रायबरेली में जीत और हार का अंतर तय करती हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 11% है, मुस्लिमों की जो आबादी है वो 6% है, लोध यहाँ 6% है, ठाकुर 9%, यादव 7%, कुर्मी 4%, अन्य में 23% है और एससी जो है वो 34% है। यानी जो एससी जो वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी 34% है। यानी हार जीत का अंतर कहीं ना कहीं ये जो 80 मतदाता है उन्हीं के मुट्ठी में है। जिसके साथ वो जाता है उसकी जीत होती है और जिससे मुंह मोड़ लेता है उसकी हार हो जाती है। यानी ये जो जातीय समीकरण आप देख रहे हैं इनमें ब्राह्मणों की भी आबादी 11% है, ठाकुरों की 9%, यादव की 7%, मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 4%, अन्य 23% और एससी 34%। यानी सबसे बड़ी जो रायबरेली में वो मतदाताओं की जो आबादी है वो एससी वर्ग से है। यानी एससी जो मतदाता है वही हार जीत का जो अंतर है वो तय करता है। अब बात कर लेते हैं मैनपुरी की, क्योंकि सपा का गढ़ है मैनपुरी और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जो है वो कतई आसान नहीं रहता है। 2014 में मोदी लहर थी, 19 में भी, लेकिन दोनों बार मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। कांग्रेस के बादशाह गुप्त जो है कांग्रेस के सांसद थे, पहली बार यहाँ से मैनपुरी से सांसद बने थे और इसके बाद 1957 में सोशलिस्ट पार्टी की यहाँ जीत हुई। मतलब मैनपुरी में जो जीत की शुरुआत रही वो सबसे पहले जो है वो कांग्रेस ने की। उसके बाद से हालांकि 1957 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ये सीट हार गई और सोशलिस्ट पार्टी को यहाँ जीत मिली।
इमरजेंसी तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, मतलब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती, उससे पहले मैनपुरी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रहा। इस सीट पर मैनपुरी में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे, लेकिन फिर वक्त बदला और 1977 के बाद से मैनपुरी में जो है वो कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया। और आप देखिए कि 1977 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, उसके बाद से ये सीट कांग्रेस के हाथ से फिसल गई और उसके बाद से ये सीट किसके पास जाती है? समाजवादी पार्टी धीरे धीरे यहां अपना वर्चस्व जमाती है। 1984 में कांग्रेस के बलराम यादव यहां चुनाव जीतते हैं और उसके बाद से 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद बनते हैं। मैनपुरी से चुनाव जीत करके नई दिल्ली पहुंचते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं और उसके बाद से तो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का जो ये सीट है वो पूरी तरीके से गढ़ बन चुका है। और मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो कतई आसान नहीं होती है। हालांकि इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं तो समाजवादी पार्टी को यहां हराया जा सके, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं क्योंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जो है वो बेहद मजबूत स्थिति में है। उपचुनाव में भी यहां डिंपल यादव को जीत मिली थी। 1998 और 99 में सपा के बलराम यादव ने यहां जीत दर्ज की थी और उसके बाद से 2004 से मुलायम सिंह के परिवार का जो है वो मजबूत गढ़ रहा है मैनपुरी। और उसके बाद से तो आपको पता ही है कि मैनपुरी में किस तरह से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का जो वर्चस्व है वो रहा है। 2014 और 2019 में मुलायम सिंह यादव यहाँ चुनाव जीते थे और जबकि मोदी लहर थी 2014 और 2019 में भी, लेकिन मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। 2022 में जब उपचुनाव हुए, मुलायम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव होते हैं मैनपुरी में और उनकी बहू डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद बनती हैं, चुनाव जीतती हैं। अब यहाँ के जातीय समीकरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो किसकी कितनी आबादी है, कौन सी ऐसी जातियां हैं जो मैनपुरी में अपना दबदबा रखती हैं, हार जीत का अंतर तय करती हैं, तो सबसे पहले बात यादव। मैनपुरी में जो मतदाताओं की संख्या है मैनपुरी लोकसभा में 4,30,000 यादव मतदाता है। ब्राह्मणों की जो आबादी है 1,20,000। शाक्य ये भी एक बड़ा जो है वो फैक्टर में रहते हैं। शाक्य 2,90,000, मुस्लिमों की आबादी 60,000, दलित 1,80,000, क्षत्रिय 2 लाख, वैश्य 70,000, लोधी 1 लाख। यानी मैनपुरी में यादव जो मतदाताओं की संख्या है वो 4,30,000 है और यही जो है वो हार जीत का अंतर कहीं ना कहीं तय करते हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से रायबरेली और जो मैनपुरी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल भरी सीट रही है। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में कांग्रेस का और मैनपुरी में सपा का काट खोज पाती है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।